बाद हर माँ जो प्रेग्नेंट है वो डिलीवरी के बाद ब्लीड कर सकती है। हम तो ये लेके चलते हैं कि हर मरीज को ब्लीडिंग हो सकती है। पीपीएच सबसे ज़्यादा कॉमन है। पीपीएच जो होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसमें वो ब्लीडिंग, अगर मान लीजिए पेशेंट एनीमिक है, जैसे सरकार हमारे ख्याल से सालों से योजना चला रही है कि आयरन टैबलेट बांट रही है, फोलिक एसिड बांट रही है, स्टिल हमारे यहाँ एनीमिया का इंसिडेंस कम नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है एनीमिया। अगर यही एनीमिक पेशेंट प्रेग्नेंट होती है और उसको ज़रा सी भी ब्लीडिंग हो जाती है तो फिर वो पीटीएच के दायरे में आ जाती है और उसकी मैटरनल मॉर्टेलिटी बहुत है। तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि पीपीएच कब हो रहा है। पैरामेडिकल को यही नहीं पता होता है कि हम कब कहें कि पीपीएच शुरू हो रहा है एंड हाउ, कब हम उस पेशेंट को ट्रांसफ़र करें, क्या क्या चीज़ें उसे देखें। मान लीजिए आपके पास पहले पता चले हाई रिस्क क्या है, कौन से पेशेंट हाई रिस्क है, ये सब चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो शायद बहुत शुरुआत में बहुत ज़्यादा जटिल चीज़ों में नहीं, पहला यही मुहिम रहेगा कि पैरामेडिकल्स को, डॉक्टर्स को तो ट्रेनिंग बहुत जगह से मिलती है, सीएमईज होती हैं, इतनी वर्कशॉप होती हैं और इतनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, बट पैरामेडिकल स्टाफ को सिखाने वाले प्राइवेट सेक्टर में अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो मेरा ऐसा है कि मैं किसी तरह से मदद मुझे कहाँ से मिलेगी, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग उनको देते हैं तो मुझे मैन पावर की ज़रूरत है, मुझे फंड्स की ज़रूरत है, मुझे लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है। वो चीज़ें मैं वर्कआउट कर रही हूँ, यूनिसेफ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, WHO से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी डालूंगी कि किसी तरह से कुछ फंड्स मुझे दें तो मैं पैरामेडिकल को एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में ही, अपने ही स्टेट से शुरुआत करें तो उनको हम ट्रेनिंग दे सकें। मान्यता तो पैरेलल चल रहा है, मान्यता तो है कि आप एक सेंटर को ट्रेन कर रहे हैं। अब एक सेंटर में हो सकता है इनका अस्पताल है ये रेडी हो मान्यता के लिए, ये ना रेडी हो, तो हम जब तक ये कन्विंस नहीं होंगे तब तक इनके स्टाफ को हम नहीं ट्रेन कर सकते, लेकिन इनके ये अपने स्टाफ को भेज सकती हैं कि जाके आप एक में प्रेग्नेंट मदर में शुगर बढ़ जाती है और जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। तो अगर वो किसी को चोट लगती है वो अपने आप डॉक्टर को, तो डिमांड भी ज़रूरी है, तो जागरूक होना भी मरीजों का बहुत ज़रूरी है। तो ये बस ये है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम लोग शुगर की टेस्टिंग करते हैं और वो 140 मिलीग्राम से ऊपर होती है तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स होते हैं। समय होता है वो बढ़ जाता है, पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पीपीएच के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यूट्रस बहुत बड़ा हो जाता है, तो पीपीएच मतलब ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। बच्चों में कंजेनिटल डिफेक्ट्स भी हो जाते हैं, जैसे अगर शुगर आपकी पहले उसमें अनकंट्रोल्ड है तो बच्चे में खराबियां भी बहुत होती है, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन होती है। बच्चा पैदा होने के पहले बच्चा सडन पेट में मर सकता है। आपको मान्यता में काम हुए हैं और बाकी सिटीज़ अभी हम नहीं टच कर पाए। अगर हम लखनऊ के भी आसपास देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे, जैसे सीतापुर है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, रायबरेली है, बहराइच है, ये सिटीज़ हैं जिनमें ओवरलोड बहुत ज़्यादा डिलीवरी है। तो अगर हम लखनऊ के आजू बाजू ये चीज़ें देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत है, लेकिन अब उसमें कितना हम कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं वो समय से ही पता चलेगा। लेकिन मुद्दा यही है कि इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो सरकार अगर खाली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पे फोकस करती रहेगी, तो ये मेरा क्वेश्चन इस बार पैनल भी मैंने मॉडरेट किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बसपाल जी थे, डिप्टी कमिश्नर हैं। वेट गेन का जो प्रॉब्लम है, जंक फूड ईटिंग, मतलब लाइफस्टाइल हैबिट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, आज इनकॉर्पोरेट हो रहा है लाइफस्टाइल चेंजेस में, मतलब लड़कियों में भी ये हो रहा है। फिर आनुवंशिक जो बीमारी बोलते हैं उसका भी कुछ परसेंटेज है। ये सब कारण और हार्मोन्स के रिलेटेड जो है, थायराइड के हिसाब से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ें बेसिकली निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए और 50% ऑफ द टाइम आपको कारण पता चलते हैं, 50% टाइम्स आपको कारण नहीं पता चलते। अब वो जो नहीं पता चलते हैं उसमें अभी जो एक चीज़ उभर के आई है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी रिलेटेड जो रीजंस हैं वो सब अब काफ़ी हद तक इवेल्यूएट भी हुए हैं और उसके ऊपर उसकी मेडिसिन वगैरह सब अभी चल रहे हैं। परसेंटेज अगर आप देखो तो एक एबॉर्शन अगर किसी लेडी को होता है दैट इज अराउंड 15 to 17%, 15 से 17%, और रिकरेंट होता है दैट इज अराउंड 1.5%। उसमें से है इतना कम, लेकिन प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा है कि इससे भी रोकने के लिए यही सब है कि आप पहले से उसको रोक नहीं सकते, पर आपका लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हो, फूड हैबिट्स चेंज कर सकते हो, और अगर ये हो रहा है तो उसके रीजन को पकड़ के उसका ट्रीटमेंट करो तो वो हो सकता है। मैल न्यूट्रिशन एक एबॉर्शन हो सकता है, पर मैल न्यूट्रिशन मल्टीपल एबॉर्शंस का कॉज नहीं है। शॉर्ट्स का जैसे आपने बताया, अभी पहले हम जब पढ़ते थे तो था कि मल्टीपल एबॉर्शन का कारण है,
अब निकल गया है कि टॉर्च से एक एबॉर्शन हो सकता है, टॉर्च से मल्टीपल एबॉर्शन नहीं होंगे, पर जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करना उतना ही जरूरी है। फिर भी कुछ थोड़े होते हैं जैसे ट्रांसप्लांटेशन वगैरह है कि हम कभी अंडे की प्रॉब्लम है तो अंडा बदल दिया जाए या स्पर्म बदल दिया जाए, यहाँ तक तो कर सकते हैं, पर उसके अंदर जो जेनेटिक डिफेक्ट आ रहे हैं उसको हम नहीं चेंज कर सकते। अरे इसका नसीब ऐसा है 3 एबॉर्शन हुए 4 एबॉर्शन है, अब ऐसा नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल है, प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। अगर एक एबॉर्शन हो गया किसी को तो अबॉर्शन दूसरा हो उसकी राह देखने की जरूरत नहीं है, कंसल्ट करो आप डॉक्टर को, नॉट ओनली फॉर एबॉर्शन पर रेगुलर प्रेगनेंसी के फॉलोअप के लिए भी अब ऐसा है। नहीं तो पहले 4 महीने तक कोई जाता ही नहीं था डॉक्टर को दिखा, बोले अब 4 महीने बाद जाएंगे, वो वाली बात नहीं है। जैसे प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है इमीडिएटली ट्रीटमेंट करो तो चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाते हैं। आज जो कॉन्फ्रेंस रखा गया था ये किस लिए रखा गया था? पहले मैं परिचय दे दूँ, मैं डॉक्टर प्रीति कुमार, चेयरपर्सन स्टेट मदरहुड कमेटी फॉक्सी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो पैथोलॉजिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट की एक संस्था है। और आज की जो CME है उसका मुद्दा ये है कि हम किस तरह से अपनी माँओं को सुरक्षित बनाएं और जो कदम हैं आगे सुरक्षित मातृत्व के लिए वो कैसे आगे बढ़ाएं और किस तरह से हर एक माँ जो बच्चे को जन्म देती है उसको सुरक्षित करें। तो आज जो आपने कॉन्फ्रेंस रखा है, जैसा कि आपने बताया था संस्था की भी बातें हो रही थी, तो बरेली में आप क्या एक्सेप्ट करती हैं? कैसा मतलब मानिए कि बरेली में क्या करना चाह रही हैं आप, या उत्तर प्रदेश में क्या करना चाह रही हैं? ये मुहिम खाली बरेली तक सीमित नहीं है, हालांकि उत्तर प्रदेश में मैटरनल मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, माएँ ज़्यादा मरती हैं, लेकिन ये जो मुहिम है ये पूरे इंडिया भर में जाएगी, क्योंकि ये संस्था हमारी इंडिया ऑल इंडिया काउंसिल की है और हर एक प्रांत में हर एक प्रदेश में हमें काम करना है। ये पहली शुरुआत आज बरेली से मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी चेयरपर्सन का मैंने चार्ज लिया है पिछले हफ्ते, और पहली ये मुहिम यहाँ से चालू की जा रही है। और इसमें मेन मुद्दा यही है कि सारे जितने भी पैरामेडिकल्स हैं और जिस तरह से भी जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या पैरामेडिकल्स हैं उन सबको इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो हर एक प्रसव देने वाली माँ को सुरक्षित कर सकें। डॉक्टर साहब, आज जैसा कि कॉन्फ्रेंस था महिलाओं के बारे में आपने बताया, क्या मैसेज देना चाहेंगे गर्भवती महिलाओं के लिए, जो इस टाइम जो जैसा आपने बताया था अभी कि महिलाओं को जो गर्भवती में क्या क्या सचेत रखना चाहिए? या हाँ, नमस्कार आप सबको। गर्भधारण वैसे तो एक बहुत ही अच्छी अनुभूति है, पर महिलाओं को कुछ बातें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। गर्भ धारण के बाद बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसमें गर्भ का नुकसान हो सकता है। गर्भ धारण में बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आ सकती हैं जिनका पता पहले नहीं होता है, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ। गर्भ धारण खराब हो गया उसके बाद जांच कराने से हमारा नुकसान तो हो ही गया, तो इससे अच्छा है कि कुछ पहले चीज़ों का ध्यान रखा जाए। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपके ब्लड की शुगर बढ़ रही है, आपका मोटापा ज़रूरत से ज़्यादा, पैर ज़्यादा सूज रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपके शरीर में पूरे में खुजली हो रही है, आंखें पीली हो रही है, वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप उसको समझें कि ये मेरे गर्भ के कारण नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ की अति है यानी कि कोई ना कोई आपके शरीर में गलत प्रभाव हो रहा है, तो उस सब की पहले जांच कराएं। पूरे 9 महीने में जो हम बताते हैं कि 3 महीने का अल्ट्रासाउंड, 6 महीने का अल्ट्रासाउंड लेवल 1 लेवल 2 वो कराएं। जो जांचें या वायरल मार्कर्स जो हम लोग कहते हैं या जेनेटिक टेस्ट, डुअल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर, उनको चीज़ों को समझें और उनके टेस्ट भी कराएं। अगर आप नहीं करा सकती हैं तो हम केवल उन महिलाओं में कराते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से आप गर्भधारण करें, स्वस्थ रहें, पर अपने आप को सुरक्षित भी रखें। धन्यवाद। डॉक्टर फागुन शाह, आई एम बेस्ड एट अहमदाबाद, गुजरात। आज जो परिसंवाद है उसमें एक मुद्दा मेन ये भी है कि जो मल्टीपल रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं वो क्यों होते हैं, उसके कारण क्या हैं, और उसके लिए नई जो ट्रीटमेंट थेरेपीज आई हैं वो कैसे पेशेंट्स को हम अवगत कराएं। पर बेसिक पॉइंट मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगा कि पेशेंट को ऐसे नहीं रखना चाहिए कि ये तो इसका कोई रीज़न नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर एक अबॉर्शन भी होता है तो उसकी जांच करानी बहुत ज़रूरी है, और अगर रेगुलर जांच कराते हैं तो उसके कारण 100% मिलते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है,
ये रूटीन ट्रीटमेंट से ही ये सब चीज़ें सेट होती है, बट पेशेंट का डॉक्टर के यहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें, वो जैसे ये खाने से हुआ, ये पीने से हुआ, ऐसा नहीं है, उसके स्पेसिफिक रीजंस हैं और उसका मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक है।